नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल ए टू स्टडी पर। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ मैट्रिक से संबंधित प्रश्नों को। जैसा कि आप जानते हैं, मैट्रिक की परीक्षा अब बहुत ही करीब है और इस सिलसिले में हमने जो अपना 15 क्वेश्चन का सीरीज शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से 15 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूँ, प्रैक्टिस सेट 3 के नाम से। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक कैप्शन लगाया, मैट्रिक में 100% अंक लाना हुआ आसान। जी बिल्कुल सही है कि मैट्रिक में अब जो 100% अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसा कि आप पिछले 2 वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि हमने जो तरीका बताया है आपको, अगर उस तरीक़ों को अपनाया होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपकी योग्यता दिखने लगी होगी और पढ़ना आसान हो गया होगा, ज़्यादा प्रश्न बना पा रहे होंगे। आज इसी कड़ी में 15 क्वेश्चन का सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जो मैंने कैप्शन लगाया है उसको सत्य साबित करते हैं कि मैट्रिक में जो है 100% अंक लाना हुआ आसान। आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन में स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव एवं मोहल्ले के लोग। तो ये आपदा प्रबंधन, ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो है कि जब आपदा आती है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है या इसको करने के लिए कैसे कैसे उपाय किए जाते हैं और इस उपाय को करने के लिए कि कैसे कैसे लोगों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक आप देख सकते हैं स्थानीय प्रबंधन। निश्चित तौर पर स्थानीय जो आपदा आती है, जो स्थानीय लोग होते हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो स्थानीय प्रशासन, दूसरा से स्वयंसेवी संगठन। इसमें जब बड़े स्तर पर आपदा आती है तो स्वयंसेवी संगठन जो काम करते हैं, सामाजिक कार्यों में जो लिप्त होते हैं, वैसे लोग भी आते हैं मदद के लिए। और तीसरा ऑप्शन है गांव तथा मोहल्ले के लोग। निश्चित तौर पर गांव तथा मोहल्ले के लोग भी इसमें शामिल होते हैं और इस आपदा में लोगों को मदद करते हैं। तो निश्चित तौर पर इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन भी हो जाएंगे, स्वयंसेवी संगठन भी हो जाएंगे और गांव तथा मोहल्ले के लोग भी हो जाएंगे। ये सवाल हमारा, इसका आंसर मिल गया कि ये सभी लोग आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। दूसरा सवाल है मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि कभी कभी ऑप्शन से हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। अगर 3 ऑप्शन को छांट दें तो एक ऑप्शन बच जाता है और आपका आंसर मिल जाता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अग्निशामक यंत्र को बुलाना, दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद करना, आग बुझाने तक इंतजार करना, इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित तौर पर आप देखें अग्निशामक यंत्र को बुलाना कहीं न कहीं सही प्रतीत होता है, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियों को बंद करना ये सही नहीं लग रहा है। आग बुझाने का इंतजार करेंगे तो शायद तब तक सारा ध्वस्त हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं का होने का सवाल ही नहीं होता है। तो आंसर हमारा होगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना। तीसरा सवाल देखते हैं, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। देखिए, इंफ्रारेड कैमरा को जो है थर्मोग्राफिक कैमरा भी कहते हैं, थर्मल इमेजिंग कैमरा भी कहते हैं, थर्मल कैमरा या थर्मल इमेजर भी कहा जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वो अंधेरी जगह की तस्वीरों को लेने के लिए किया जाता है। तो खास करके ये भूकंप के टाइम में ये इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर भूकंप होगा। अगला सवाल है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। तो इसका आंसर मार्टिन लूथर है। मार्टिन लूथर ने कहा था
चूंकि मार्टिन लूथर जो मुद्रण के पक्ष में थे, उन्हें विश्वास था कि मुद्रण जो है नए विचारों को फैलाने में मदद करती है और उससे राष्ट्र का सुधार होता है। इसी संदर्भ में इन्होंने ये कथन कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। 5वां सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन में है पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। आप जानते होंगे, चूंकि पिछले जो मैंने वीडियो में दिया था कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जो जिला है पटना है, तो निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ा नगर होगा वो पटना होगा, इसलिए आंसर होगा पटना। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बहुत बढ़िया सवाल है। ऑप्शन को देखिए, राजगीर, बोधगया, वैशाली, सारनाथ। महात्मा बुद्ध के बारे में जाने कि महात्मा बुद्ध जो है ये नाम बाद में आया, इससे पहले जो इसका नाम था वो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। इसके पिता सुद्धोधन और माता का नाम महामाया थी। पत्नी यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब ये ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी से जो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए और इनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, वो भारत में है 483 ईसा पूर्व में। ये 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था हमारा सवाल कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इसका आंसर आपको मिल गया, बोध गया। अगला सवाल है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित है? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है भारत। ये निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो होता है, इसमें क्या है, भारत सरकार ने जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और एकीकृत संरचना स्थापित करने के लिए निर्यातकों जो है उसको मार्गदर्शन, सूचना एवं सहायता प्रदान करने के लिए हेतु ये निर्यात संवर्धन क्षेत्र बनाए, जो कि पहला जो एशिया का था वो भारत में है। अगला देखिए, 8 नंबर सवाल है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है, तो हम लोग इसके थोड़ा डिटेल को देखेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा कि भारत में डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। डाक विभाग की स्थापना, इसको गौर से सुनेंगे, डाक विभाग की स्थापना की बात हो रही है, 1 अक्टूबर 1954 में हुई थी। इससे पूर्व 1766 में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में डाकघर स्थापित किया था। यही कंफ्यूजन है कि वारेन हेस्टिंग ने 1766 में किया था, लेकिन चूंकि वहाँ डाकघर की स्थापना हो रही है और यहाँ पर बात हो रही है डाक विभाग की, तो भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, इसको देखेंगे। इसका विकल्प को देखिए, संघीय एवं अध्यक्षीय, संघीय एवं संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। पहले मैं इसके आंसर को ही बता देता हूं कि इसका आंसर जो होगा संघीय और संसदीय। अब समझने वाली बात है कि संघीय और संसदीय क्या है। देखिए, संघीय में जो होता है, शक्ति का जो विभाजन होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के बीच होती है। मतलब
इसका जो शासन व्यवस्था चलाया जाता है वो एक स्तर से नहीं चला के बल्कि कई स्तरों पे चलाया जाता है। जैसे श्रीलंका को आप देख लें कि एक ही स्तर से शासन चलाया जाता है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसमें कई स्तरों पर शासन चलाया जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और एक दूसरे को ये मदद करते हैं। अब संसदीय प्रणाली को देखें तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है यह वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक बाध्यता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है। इसका मतलब होता है कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था में से राष्ट्रपति जो होते हैं सर्वोपरि हैं, लेकिन उसकी जो भूमिका है नाम मात्र की रह गई है। इसका भारत में ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर कोई भी बड़े मुद्दों पर अगर बात करनी हो, कोई निर्णय लेना हो, तो राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है उस पर निर्णय लेते हैं, और सिर्फ हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होता है। इसीलिए कहा गया है कि वास्तविक जो प्रधान होता है कार्यपालिका का वो प्रधानमंत्री होता है और व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति होते हैं। तो ये अंतर था हमारा संघीय और संसदीय में। शायद आप समझ गए होंगे इस मैटर को कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय। और एकात्मक शासन प्रणाली भी है कुछ देशों में, जहाँ पर एकात्मक क्या होता है कि जहाँ पर एक ही जगह से पूरे देश का शासन चलाया जाता है। हालांकि जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जिस देश में, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं के बराबर है, क्योंकि एक ही जगह शासन चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बड़े बड़े देश जितने भी हैं वहाँ पर संघीय प्रणाली को लागू किया गया है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? देखिए, ये चेन्नई, मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया है। जो चेन्नई जो है ये भारत की सबसे पुरानी निगम संस्था यहाँ पर है, और ये पहला है चेन्नई जो कि यहाँ पर नगर निगम बना। और इसकी जो स्थापना हुई 1687 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और यह नगर निगम जो है भारत की नहीं बल्कि ब्रिटेन के बाहर किसी राष्ट्रमंडल देश में सबसे पहला नगर निगम है। और इसमें जो है 155 वार्ड हैं, तो निश्चित तौर पर 155 पार्षद भी होंगे। हर वार्ड के एक पार्षद होते हैं। तो चेन्नई का जो वार्ड है वहाँ पर 155 वार्ड है और 155 पार्षद हैं, जिसे जनता, वहाँ की जनता सीधे तौर पर इसे चुनती है। अगला सवाल देखिए कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो निश्चित तौर पर लगभग सभी लोग जानते हैं कि मतदाता होने के लिए 18 वर्ष का होना आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि 18 वर्ष क्यों होना चाहिए? तो निश्चित तौर पर इसका जवाब हम दे सकते हैं या आप भी दे सकते हैं कि 18 वर्ष उम्र होने का मतलब है कि हम अगर मतदाता हैं तो हमारा सोच और समझ विकसित होना चाहिए। अगर सोचने समझने की क्षमता नहीं है तो हम गलत हाथों में अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को दे सकते हैं। तो आप एक वोटर होने के नाते यह कर्तव्य बनता है कि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनें ताकि आपका समाज और देश चला सके। तो यहाँ पर 18 वर्ष होने का मतलब इसीलिए कि आपके मैच्योर हैं, आप समझ रहे हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसीलिए एक न्यूनतम जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष होते हैं तभी आपका वोटर आईडी कार्ड बनता है और आप वोट देने का अधिकारी बनते हैं। अगला सवाल है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल 2 नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा, पहले इसके आंसर को ही आप देख लें कि राजनीतिक दल को जो है
लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। देखिए, एक भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का में सभी जानते हैं कि जनता सर्वोपरि है और जनता ही असली मालिक है। अगर जनता जिसे चाहेगी उसे बनाएगी, जनता जिसे चाहेगी उसे हटा सकती है। तो एक निष्पक्ष और पारदर्शी जो सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ही आवश्यक है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और ये ना केवल राजनीतिक कार्य करते हैं बल्कि गैर राजनीतिक कार्य भी करते हैं। जैसे कि अगर कहीं बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, आगजनी हो गया, भूकंप हो गया, तो यहाँ पर इसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ये राजनीतिक दल जनता की सेवा कर सरकार का सहयोग प्रदान करते हैं। यही नहीं, विपक्ष में रहने वाली जो पार्टियां होती है वो भी सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करके उचित मार्गदर्शन करती है। अतः यहां से समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल जो है कि राजनीतिक दल के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। आपका आंसर यह है। इसे बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे क्योंकि इससे बहुत सवाल हैं और निश्चित तौर पर ये बहुत रिपीट करता है इस सवाल को। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन रबी फसल है? देखिए, फसल की बात करें तो फसल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। रबी है, खरीफ है, जायद फसल है। अब रबी की बात करें तो रबी के अंतर्गत गेहूं, जौ, मसूर, मटर वगैरह आते हैं, सरसों वगैरह आते हैं, जिसे अक्टूबर में बोया जाता है, नवंबर में। अक्टूबर नवंबर के दौरान इसे बोया जाता है। एक खरीफ है, खरीफ के अंतर्गत धान, बाजरा, मक्का, मूंग आदि आते हैं। जायद फसल के अंतर्गत आते हैं जैसे कद्दू हो गया, खरबूजा, तरबूज वगैरह जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर शायद मिल गया होगा कि निम्न में से कौन रबी फसल है, तो वो गेहूं है। अगला सवाल है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हाजीपुर में है। अंतिम सवाल देखें, 15 नंबर का सवाल जो है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तब कोसी नदी को क्यों कहा जाता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कि सबसे पहले देखें कि ये कोसी नदी आती कहाँ से है। तो कोसी नदी जो है नेपाल में हिमालय से निकलती है और ये बिहार में जो प्रवेश करती है भीमनगर के रास्ते से प्रवेश करती है। और जब इसमें बाढ़ आता है तो बिहार में तबाही, इतना तबाही मचाता है जिससे कि काफ़ी क्षति होती है, बहुत जान माल का नुकसान होता है। इसके चलते इसे कहा गया है बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप। तो ये था हमारा 15 सवाल और इस 15 सवाल का आंसर भी आपको मिल गया। और इस 15 सवाल के अंतर्गत हमने कई अन्य सवाल को भी जानने का प्रयास किया। तो शायद आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अब A2 स्टडी परिवार जो है बड़ा हो गया है और धीरे धीरे कहीं न कहीं बड़ा होता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे कि और बच्चों को हम मदद पहुंचा सकें। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करते जाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा शिक्षा और शिक्षा से संबंधित खबरों को लेकर आता हूं। जो भी अपडेट होता है मैं अपडेट करता हूं, तो आप भी इसका लाभ उठावें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।